एपिसोड 40। रात भर आराम करने के बाद एस अब पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रहा था। यात्रा की सारी थकान जैसे गायब हो गई थी। अब वो शहर की सैर के लिए तैयार था। वो एवा के कमरे की ओर गया और दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि वो दोनों साथ थे और एवा उसकी टीम की सदस्य भी थी, इसीलिए उसे साथ ना ले जाना अशिष्टता होती। एवा सफेद ड्रेस में बाहर आई, जिस पर खूबसूरत फूलों का डिजाइन था। वो अभी भी अपने भेष में ही थी, लेकिन चाहे जितना छिपा ले, उसकी मनमोहक आकृति को कोई नहीं छिपा सकता था। एस को देखकर उसने मुस्कुराते हुए मोहक लहजे में कहा, मैं तो अभी तुम्हें ढूंढने ही वाली थी, लेकिन तुम खुद आ गए। एस ने सहजता से कहा, मैं शहर की सैर करना चाहता था और कुछ जानकारी भी इकट्ठा करनी थी, तो सोचा तुम्हें साथ ले चलूं, क्योंकि जानकारी जुटाने में तुम पहले से ही माहिर रही हो। कहते हुए उसकी नजर अनजाने में एवा के आकर्षक शरीर पर घूम गई। एवा ने उसकी इस नजरअंदाजी पर ध्यान नहीं दिया और चलते हुए बोली, चलो, हमें इस शहर के बाजार में घूमना चाहिए। मैं भी यहाँ की परंपराएं और रोचक चीजें देखना चाहती हूँ। एस कुछ बोले बिना उसके साथ चल पड़ा। वो भी बाजार देखने और अपने काम की चीज ढूंढने की सोच रहा था। वो दोनों सराय से निकले और शहर के बाजार की ओर बढ़े। कुछ देर चलने के बाद वो एक बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह पहुंच गए। ये रेड माउंटेन सिटी का सबसे बड़ा बाजार था। वहां हथियार, जड़ी बूटियां, औषधि गोलियां, कपड़े और कवच की कई दुकानें थीं। एवा की आंखें उन सुंदर कपड़ों और खास तौर पर स्त्रियों के कवचों को देखकर चमक उठीं। उसे हल्के कवच पहनना पसंद था, क्योंकि वो बचपन से इसकी आदी थी। अब बिना कवच के उसे असहज महसूस होती थी। एस ने पहले ही उसे 2 स्टार हथियार दे दिया था, इसलिए अब उसे बस एक नया पूरा कवच चाहिए था। जब एवा कपड़ों और कवच की दुकानों में घूम रही थी, एस ने कुछ अजीब बात नोटिस की। उसने देखा कि इतने बड़े बाजार में ज्यादातर लोगों के पास कोई बड़ा थैला या बोरियां नहीं थीं। लगभग सभी की कमर पर छोटे रंग बिरंगे थैले लटक रहे थे, और जो भी ये थैले पहने थे, वे सभी साधक थे। एस खुद को रोक नहीं पाया और एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने जाकर रुक गया। एवा ने उसे वहां जाते देखा और उलझन में उसका पीछा किया। उस छोटे स्टॉल पर एक मध्यम आयु की महिला खड़ी थी। वही उसकी मालकिन थी। उसने एस और एवा को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कैसी किताब चाहिए तुम्हें? महिला की दयालु मुस्कान देखकर एस को वो झोपड़पट्टी की बूढ़ी आंटी याद आ गई, जो उसकी पड़ोसिन थी। वो और उसका छोटा बच्चा गरीब थे और उसका पति एक बार किसी रईस की पोशाक को गलती से छू लेने पर मारा गया था। वो बेचारी कमजोर और असहाय थी, इसलिए उसे न्याय नहीं मिला। उल्टा उसे पीटा गया, क्योंकि उसने प्रतिशोध लेने की कोशिश की थी। बाद में उसने सब स्वीकार कर लिया और अपने बच्चे की परवरिश के लिए मेहनत करने लगी। उसी समय एस और अलीना अनाथ होकर वहीं आ बसे थे। वो आंटी उन्हें कभी-कभी खाना दे देती थीं। वो कमजोर लेकिन बेहद दयालु थीं। जब एस वहां से चला तो उसने उसके लिए 300 रूबी कॉइन्स छोड़ दिए थे। उस बूढ़ी महिला को याद कर एस की आंखों में कोमलता आ गई। उसने विनम्रता से कहा, मुझे ऐसी किताबें चाहिए जिनमें शहरों की जानकारी हो, जैसे पूरे लैंड ऑफ सिटीज का सबसे शक्तिशाली शहर कौन सा है। वो पहले कुछ खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन उस महिला की दयालुता देखकर उसने मन बदल लिया। महिला का चेहरा खिल गया। ये उसका पहला ग्राहक था जिसने उससे इतनी इज्जत से बात की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ऐसी 3 किताबें हैं। उनमें से एक में पूरे लैंड ऑफ सिटीज का एक नक्शा भी है। अगर तुम और विस्तृत नक्शा चाहते हो तो सिटी हर्ब्स एंड वेपन्स की दुकान पर जाना। वो इस शहर की सबसे बड़ी दुकान है और सिटी लॉर्ड के परिवार की है। एस में सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे ये तीनों किताबें चाहिए और मैं उसी दुकान पर जाऊंगा, क्योंकि आंटी ने कहा है। उस महिला के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने कहा, बेटा, ये किताबें रख लो, ये बहुत महंगी नहीं हैं। इन्हें अपनी आंटी की तरफ से तोहफा समझ लो। उसने किताबें लपेटकर एस को थमा दी। एस मना करना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा की सच्चाई और मुस्कान देखकर वो उसका दिल नहीं तोड़ सका। उसने विनम्रता से किताबें स्वीकार कर लीं। महिला बहुत खुश हुई। ये किताबें उसके पति की निशानी थीं, जिन्हें वो कभी किसी को नहीं देती, लेकिन एस को मुफ्त में देकर भी उसे खुशी हुई।
फिर एस ने पूछा, आंटी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये जो ज्यादातर लोगों की कमर पर छोटे छोटे रंगीन थैले हैं, ये क्या है? महिला मुस्कुराकर बोली, ये स्टोरेज बैग्स हैं बेटा। इनमें बिना ची वाली चीजें रखी जा सकती हैं। ये 1 स्टार शहरों में आम होती हैं, लेकिन काफी महंगी हैं। तुम इन्हें भी उसी दुकान से खरीद सकते हो जिसका मैंने नाम बताया। एस ये सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि यहां ऐसी चीज मिल सकती है। वो सोचने लगा, अगर इनमें ची वाली वस्तुएं नहीं रखी जा सकती तो शायद इसी वजह से ये रूबी कॉइन्स में बिकती हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत काम की है। अब मुझे अपना बड़ा बैग लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद आंटी, अब मैं चलता हूं। आप अपना ख्याल रखना। अगर मैं आसपास हुआ तो जरूर मिलने आऊंगा। वो आगे बढ़ गया। ईवा चुपचाप सब सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उसने स्टोरेज बैग्स के बारे में सुना, वो भी उत्साहित होकर बोली, सुनो, मुझे भी एक चाहिए। उसकी मासूम आंखों को देखकर एस मुस्कुराया और सिर हिला दिया। क्योंकि यहां छोटा मैं हूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये लाइन मेरी होनी चाहिए? वो महिला दोनों को जाते हुए देखती रही और आह भरकर बोली, लगता है आज भी कुछ नहीं बिका, और मुलोई की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ रही है। पर मैं उस लड़के से पैसे नहीं ले सकती। वो भी तो मेरे बेटे की उम्र का है, और कितना विनम्र था। क्या मुझे वाकई उस नीच की बात माननी होगी और खुद को बेचना होगा? वो यही सोच ही रही थी कि उसने देखा उसके स्टॉल के नीचे एक छोटा बैग पड़ा था। वो हैरान रह गई। ये तो वही बैग था जो एस के हाथ में था। ये यहां कैसे आ गया? वो उसे उठाने ही वाली थी कि उसकी नजर उस पर चिपके एक छोटे से नोट पर पड़ी। उसमें लिखा था, आंटी, ये भांजे की तरफ से छोटा सा तोहफा है, मना मत करना। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, शरारती लड़का, जरूर कोई महान साधक होगा जो बिना दिखे ये सब कर गया। वो ये सोचकर भावुक हो गई कि वो लड़का तो सिर्फ किताबें खरीदने आया था, फिर भी इतने विनम्र शब्द, आखिर क्यों? उसने बैग उठाया। वो भारी था। खोलकर देखा तो अंदर चमकते हुए रूबी कॉइन्स भरे थे। हे भगवान! वो अवाक रह गई। वो वास्तव में इतनी गरीब नहीं थी। आखिर वो एक 1 स्टार शहर में रहती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसे अपने पति की पुरानी किताबों का संग्रह बेचना पड़ रहा था। उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और उसके पति कुछ साल पहले अचानक गुम हो गए थे। पति की तलाश में उसने लगभग सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब उसके पास सिर्फ ये पुरानी किताबें ही थीं, जो उसके पति की आखिरी यादें थीं। फिर भी मजबूरी में उसे इन्हें भी बेचना पड़ रहा था ताकि अपनी बीमार बेटी का इलाज करा सके। ये किताबें बहुत पुरानी थीं और अब तक किसी ने उनमें से एक भी नहीं खरीदी थी। एस पहला व्यक्ति था जो उसके छोटे से स्टॉल पर आया और उन्हें खरीदना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि एस कितना विनम्र है और उसे आंटी कहकर बुलाया, तो उसके दिल को छू गया। उसे एस अपने बेटे जैसा लगा और उसने अपने दिल से निकले स्नेह के भाव में वे किताबें मुफ्त में दे दीं। उसे क्या पता था कि ये नेक काम उसे हजारों रूबी सिक्कों के रूप में लौटेगा, वही सिक्के जिनकी उसे बेहद जरूरत थी। वो तो उसका शुक्रिया भी ठीक से नहीं कह पाई, क्योंकि एस तब तक जा चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने उस दिशा में देखते हुए कहा जहां एस गायब हो गया था, बेटे, तुम्हारी इस दया को मैं और मेरी बेटी कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। एपिसोड 41। एस और ईवा इस समय सिटी हर्ब्स एंड वेपन शॉप की ओर जा रहे थे। कुछ मोड़ों और गलियों से गुजरने के बाद वे आखिरकार एक विशाल 10 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। उस दुकान के सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, सिटी हर्ब्स एंड वेपन शॉप। यह दुकान सीधे सिटी लॉर्ड के परिवार यानी कि केसन फैमिली के नियंत्रण में थी। दुकान में दाखिल होने से पहले एस ने देखा कि बाहर एक शानदार रथ खड़ा था, वही रथ जिसे उसने कल शहर के बाहर देखा था। इसी रथ की वजह से वो और ईवा बिना पकड़े शहर में प्रवेश कर पाए थे। ईवा ने भी उस रथ को देखते ही पहचान लिया और धीरे से बोली, क्या हमें यहां से निकलकर किसी और समय आना चाहिए? वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। एस ने भी दूर से देखा कि दुकान लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ गार्ड और कर्मचारी मौजूद थे। क्या ये उस रथ की वजह से है?
उसने सोचा, और ईवा के सुझाव से सहमत होने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली युवती आलीशान गाउन पहने दुकान से बाहर निकल रही थी। उसके पीछे कुछ नौकरानियां चल रही थीं। उसने आसपास की परवाह किए बिना रथ में प्रवेश किया और उसके गार्ड तुरंत पंक्तिबद्ध होकर रथ की रक्षा करते हुए बाजार के निकास की ओर चल पड़े। एस ने उस लड़की को देखते हुए कहा, वो साधारण नहीं है। वो उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकता था। चीफ फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म के अर्ली स्टेज पर थी वो लड़की। उसकी उम्र ईवा के बराबर या थोड़ी अधिक होगी, फिर भी वो इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। ईवा को एस की तरह गहरी इंद्रियां नहीं थी, इसलिए वो ये सब नहीं देख सकी। उसने सोचा कि एस उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, जिससे वो चिढ़ गई और बोली, अब देख लिया ना, चलो दुकान में चलते हैं। वो बिना एस को मौका दिए दुकान की ओर बढ़ गई। एस ने उसके इस व्यवहार पर भ्रमित होकर सोचा, अचानक इसे क्या हुआ, और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब जब रथ जा चुका था, ग्राहक भी वापस दुकान में आने लगे थे। वे दोनों काउंटर के पास पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, बोलिए, कैसे मदद कर सकता हूं? एस कुछ कहता, इससे पहले ही ईवा ने रूखे स्वर में कहा, क्या यहां महिलाओं के लिए स्टोरेज बैग्स और सॉफ्ट आर्मर मिलते हैं? एस बेबस सा खड़ा रहा। वो महसूस कर सकता था कि ईवा का मूड अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसे अपनी मर्जी करने दी। बुजुर्ग दुकानदार मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमारे पास वो सब है जो आप चाहे, खासकर स्टोरेज बैग्स। पूरे शहर में सिर्फ हमारी दुकान ही बेचती है। लेकिन ऊपर के माले पर जाने के लिए एक नियम है, कम से कम 1 मिलियन रूबी कॉइन दिखाने होंगे। एस इस नियम पर चौंक गया। रिवर फ्लावर सिटी में 1 मिलियन रूबी कॉइन बहुत बड़ी रकम थी। ईवा ने कुछ नहीं कहा, बस एस को घूरने लगी। एस ने बिना देर किए अपनी जेब से एक पीला क्रिस्टल कार्ड निकाला, जिस पर 1 मिलियन और रूबी का चिन्ह उकेरा था। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और एक अटेंडेंट को इशारा किया। वो आगे बढ़ी और बोली, माननीय ग्राहक, कृपया मेरे साथ आइए। वे दोनों उसके साथ 5वीं मंजिल पर पहुंचे। ये मंजिल नीचे की तुलना में कहीं ज्यादा आलीशान थी। पंक्तिबद्ध शेल्फों में हथियार, कवच और गोलियां शीशे के अंदर सजी थीं। ईवा की आंखें चमक उठी। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। मन ही मन सोचने लगी, हम सिर्फ बुरे लोगों से ही चोरी करेंगे, और खुद को संभाल लिया। एस को ये सब देखकर खास फर्क नहीं पड़ा। उसने राज्य स्तर के खजाने देखे थे। काउंटर के पीछे एक वृद्धा बैठी थी, जिसकी शक्ति ची गेट्स रेल्म के पीक पर थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? एस ने उसके रवैये की परवाह नहीं की, लेकिन ईवा बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या आपकी दुकान हमेशा ग्राहकों से ऐसे ही बात करती है? उसने नाराज होकर कहा। वृद्धा ने तिरस्कार से उत्तर दिया, अगर समय बर्बाद करने आई हो तो निकल जाओ। तुम, ईवा बोलने ही वाली थी कि एस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, हमें 2 स्टोरेज बैग्स और एक 1 स्टार आर्मर चाहिए इनके लिए। वृद्धा ने एक नौकरानी को आदेश दिया, वो ले आओ जो इन्हें चाहिए। फिर उसने कहा, कवच यहां से चुन लो। एस ने ईवा को आंखों से इशारा किया। ईवा ने गहरी सांस ली और गुस्से को दबाते हुए काले रंग का पूरा शरीर ढकने वाला सॉफ्ट आर्मर चुना। एस भी इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक काले हुड पर पड़ी, जिस पर गहरे नीले पैटर्न बने थे। उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे वो हुड भी चाहिए, उसने कहा। थोड़ी देर में नौकरानी 2 छोटे हरे बैग लेकर आई और सब चीजें काउंटर पर रख दी। वृद्धा बोली, 2 स्टोरेज बैग्स, 2 1 स्टार आर्मर्स, कुल 1 मिलियन रूबी कॉइन्स। एवरिया ने झलाते हुए कहा, नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। एस ने बिना कुछ कहे वो क्रिस्टल कार्ड वृद्धा को दे दिया और सामान उठाकर ईवा का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकल गया। बाहर आते ही एवा फट पड़ी, तुमने मुझे उसे सबक सिखाने क्यों नहीं दिया? एस मुस्कुराया और बोला, ये लो, इसे रखो, बस ज्यादा ध्यान मत खींचना। ईवा ने भ्रमित होकर पूछा, लेकिन हमने तो हरे रंग के बैग खरीदे थे, ये काला क्यों? एस हंसा और बोला, अगर मैं कहूं कि ये उस बूढ़ी औरत का है तो मानोगी? सच में? ईवा ने बैग खोला। अंदर 4 मिलियन रूबी कॉइन्स, कुछ औरतों के कपड़े और एक 1 स्टार विप रखी थी। वो चौंक गई, ये तुमने कैसे किया? एस ने कंधे हुचकाकर कहा, व्यापारिक सीक्रेट। असल में उसने अपनी सोल थ्रेड और पिक पॉकेट स्किल से वो बैग चुरा लिया था। ईवा बेहद खुश हो गई
और तुरंत अपना सामान उस बैग में रखने लगी। लेकिन एस को बाद में एहसास हुआ कि उसे पैसे देना बड़ी गलती थी, क्योंकि अब ईवा पूरे बाजार में इधर उधर घूमकर हर चीज खरीद रही थी जो उसे पसंद आई। उन्हें क्या पता था कि एस ने अनजाने में सिटी लॉर्ड की बहन को लूट लिया है, और इस हरकत से उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है जिससे उलझना उन्हें भारी पड़ सकता है। एपिसोड 42। एस और ईवा के जाने के बाद सिटी हर्ब्स एंड वेपन्स की दुकान के अंदर बहुत हंगामा मच गया। किसी ने सिटी लॉर्ड की बहन शीला केसन का स्टोरेज बैग चुरा लिया था और शक 2 किशोरों पर था। शीला बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने कहा कि उस स्टोरेज बैग में लाखों रूबी कॉइन्स और एक कीमती पीक 1 स्टार वेपन था। उस दिन शीला की मंजिल पर सिर्फ वही 2 लोग गए थे, इसलिए शक उन्हीं पर गया। हर कोई शीला के इस दावे पर हंस रहा था, कुछ तो छिपकर उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, क्योंकि शीला खुद पीक ची गेट्स एक्सपर्ट थी और उसके मुताबिक उसे दोनों में से किसी से भी ची की कोई लहर महसूस नहीं हुई थी। पर चाहे लोग हंसे हैं या उसे झूठा समझें, कोई उसे खुलेआम कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये घटना पूरे रेड माउंटेन सिटी में फैल गई, क्योंकि केसन फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शीला बहुत घमंडी और जिद्दी औरत थी और उसने कभी अपने इलाके में ऐसा नुकसान नहीं झेला था। सबसे ज्यादा शर्म की बात यह थी कि उसे कुछ नादान बच्चों ने बेवकूफ बनाया था। पहले तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आखिर में वो गुस्से में आकर चुप नहीं रह पाई। लोग उसके पीछे हंस रहे थे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि गलती उसी की थी। गुस्से में उसने अपने भाई की ताकत का इस्तेमाल किया और एस और ईवा के चेहरों के साथ एक वांटेड पोस्टर बनवाया। वो दोनों के असली चेहरे नहीं जानती थी, क्योंकि उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए उसने अपने नौकर की बताई हुई बातों के आधार पर उनके नकली चित्र बनवाए। ये खबर सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं पहुंची, बल्कि एक ची फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर की एक्सपर्ट का भी ध्यान खींच लिया। वहां सिटी लॉर्ड नहीं था, क्योंकि वो किसी और काम में गया हुआ था। वो एक्सपर्ट और कोई नहीं, बल्कि वही खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की थी जिसे एस ने आज सुबह देखा था। इस वक्त केसन फैमिली की हवेली के आलिशान आंगन में वो सुनहरे बालों वाली लड़की अपने गोरे हाथों में कुछ कागज पकड़े बैठी थी। उसके बाएं हाथ में एस और ईवा दोनों की चित्रों वाला वांटेड पोस्टर था, जिसे जल्द ही सिटी लॉर्ड्स मैंशन से जारी किया जाना था। लेकिन उसके दाहिने हाथ में एक और वांटेड पोस्टर था। उसमें भी एस का चित्र था, पर ईवा की जगह एक ब्लैक फॉक्स मास्क गर्ल की तस्वीर बनी हुई थी। लड़की की आंखें तारों की तरह चमक उठीं जब उसने देखा कि एस का चेहरा उसी दूसरे चित्र से मेल खा रहा है। तुम यकीन से कह सकती हो कि ये लड़का उसी समय दुकान से निकला जब हम वहां से गए? उसने अपने सामने झुकी नौकरानी से पूछा। हाँ प्रिंसेस डल से, केसन फैमिली की जानकारी के अनुसार समय बिल्कुल वही है, नौकरानी ने आदरपूर्वक कहा। हैं, यकीन नहीं होता कि रिवर फ्लावर सिटी का मशहूर 1000 हैंड्स घोस्ट यही था, और इतना घमंडी कि उसने अपना चेहरा तक नहीं बदला। उसने तो सिटी लॉर्ड क्वेंकुन की बहन को दिन दहाड़े लूट लिया। डल से जोर से हंसी, पर उसकी हंसी में एक खतरनाक सिहरन थी जिसने उसकी सुंदरता को भय में बदल दिया। ये देखकर नौकरानी भी कांप उठी। जाके उन गुलामों को यहां लाओ और उस बूढ़ी औरत से कहो कि मेरी इजाजत के बिना ये पोस्टर जारी न करे। हम नहीं चाहते कि हमारा शिकार सावधान हो जाए, है ना? डलसे ने ठंडी हंसी के साथ आदेश दिया। नौकरानी एक पल की देर किए बिना भाग गई। मैं देखना चाहती हूं कि जब तू मेरा तैयार किया हुआ तोहफा देखेगा तो तेरा चेहरा कैसा होगा, 1000 हैंड्स घोस्ट। ये तेरे लिए सबक होगा कि ज्यादा घमंड हमेशा मौत लाता है। उस रात केसन फैमिली के आंगन से एक चुड़ैल जैसी हंसी गूंज उठी। एस और ईवा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि डलसे ने उनकी पहचान जान ली है। वो बेफिक्र थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने तो बस एक दुकानदार को लूटा है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मुसीबत आई भी तो वे अपनी विशेष स्किल से भाग सकते थे। आखिर एस अभी सिर्फ 12 साल का लड़का था और उसे ये नहीं पता था कि लगातार जीत और सफलता के साथ एक जहर आता है, घमंड। अगर कोई उससे अंधा हो जाए तो वो सबसे खतरनाक सांप से भी ज्यादा मूर्ख बन जाता है। वो सांप सोचता है कि उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि उसके पास जहर है, लेकिन जब ऊपर से एक गरुड़ अचानक झपट्टा मारता है तो वही सांप उसका शिकार बन जाता है। एस सोच रहा था कि रिवर फ्लावर सिटी से इतनी जल्दी कोई नहीं आएगा
और जब तक उसकी खबर रेड माउंटेन सिटी पहुंचेगी वो बहुत दूर जा चुका होगा। पर उसकी सोच गलत साबित हुई। वही लड़की जिसे उसने सुबह देखा था अब उसकी असली पहचान जान चुकी थी। डल्से ने शिला को एस और एवा के पोस्टर लगाने से रोक दिया। अब सिर्फ अफवाहें शहर में फैल रही थीं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वे दोनों कैसे दिखते हैं। अगर एस को भी ये खबर मिलती तो वो सिर्फ बातों से सावधान नहीं होता। अब दुश्मन अंधेरे में था और वो खुले में। जब एस सराय लौटा तब रात का खाना हो चुका था। आसमान में काले बादल छा रहे थे और हवाएं तेज चल रही थीं। लगता है आज रात तूफान आने वाला है, एस ने कहा जबकि वो एवा के साथ खाना खा रहा था। हाँ, मेरी माँ कहती थी जब भी तूफान आता है कहीं ना कहीं कुछ बुरा होता है, एवा ने उदास होकर कहा। उसकी नज़र खिड़की से बाहर काले आसमान पर थी। अपनी माँ का जिक्र करते ही उसकी आंखों में उदासी आ गई। खैर, बुरा तो आज उन दुकानों के लिए हुआ होगा जिन्हें तुमने खाली कर दिया, एस ने मजाक किया ताकि एवा का मन हल्का हो जाए। एवा ने ठोड़ी ऊपर उठाई और बोली, हाँ, उनकी गलती थी कि उनके पास बेचने के लिए इतना कम सामान था। मैं तो और भी चीजें खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे दोनों स्टोरेज बैग्स भर गए। वो पछतावे से बोली, हमें 2-3 और बैग्स खरीद लेने चाहिए थे, लेकिन अब जब हमने उस बूढ़ी औरत को लूट लिया है तो वहां दोबारा नहीं जा सकते। पर सोचो वो अभी कैसी पागल हो रही होगी। एवा खिलखिलाकर हंसी। काश मैं उसका चेहरा देख पाती। एस के माथे पर पसीना आ गया। एवा ने आधे दिन में 2 स्टोरेज बैग्स भर दिए, जिनकी जगह 5 क्यूबिक मीटर थी। उसे अपने बैग में भी कुछ उसका सामान रखना पड़ा। मुझे कल बीमार होने का नाटक करना चाहिए, उसने मन में गंभीर निर्णय लिया। वो अब उसका शॉपिंग पार्टनर नहीं बनना चाहता था। खाना खाने के बाद वे दोनों अपने कमरे में चले गए। एस ने राहत की सांस ली कि वो आखिर एवा की शॉपिंग के चंगुल से आजाद हुआ। एस बिस्तर पर बैठ गया और कुछ पुरानी और नई किताबें निकालकर पढ़ने लगा। उसे आज दिन में मिली उस औरत की याद आई और वो मुस्कुरा उठा। शायद उसकी परेशानी पैसे की वजह से थी। उम्मीद है उन रूबी कॉइन से उसकी मुश्किल हल हो जाए। शहर से छोड़ने से पहले मैं उससे मिल लूंगा। एस ने उसकी चिंता को अपनी सोल सेंस से महसूस किया था, इसलिए उसने वे रूबी कॉइन्स वहीं छोड़ दिए थे। फिर उसने किताबों में अज़्योर विंड कॉन्टिनेंट और वहां की लैंड की रैंकिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो जहां हम रहते हैं उसे अज़्योर विंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है और ये 4 स्तरों में बटा है: रॉयल, एम्पायर, किंगडम और सिटी, और एक वेस्टलैंड भी है। एस को लेवल 4 लैंड्स के बारे में थोड़ी जानकारी एवा से थी, पर पूरे महाद्वीप की ये व्यवस्था उसे अब पता चली। उसे डेविल, हंटर्स और ब्लड कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता था। वो रेस्टोरेंट मालिक से सुना करता था जहां वो कभी बर्तन धोने का काम करता था, क्योंकि वो मालिक उन 3 शीर्ष जातियों की कहानियां इकट्ठा करता था।